हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, कल हमने जो है आर ओ से संबंधित प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे आर ओ में, उससे संबंधित हमने कल 40% सॉल्व किए थे और आज हम उससे आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो है आज कोशिश करेंगे कि 40 से 50% सॉल्व कर लें, क्योंकि अभी तक 2 वीडियो में हमने 40% सॉल्व किया है और आज कोशिश रहेगी कि 40% तो कम से कम सॉल्व ही कर लें। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो जो आपको बताना है उन सभी को पहले से हाईलाइट कर दिया है। बस आप सभी को वीडियो देखना है, इसके बाद अपने आप को देखना कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही जाता है और कौन सा गलत। ठीक है, अगर जो गलत जाए उसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में नहीं पाई जाती? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहारिया जनजाति जो है यह वाराणसी में नहीं पाई जाती, बल्कि सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह ललितपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से इंटर करती है। ठीक है, तो आप व्याख्या में देख सकते हैं, जो गंगा नदी है बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, और जो प्रमुख शहर हैं गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया। आखिरी शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बलिया। बलिया से होकर गंगा नदी किस राज्य में चली जाती है? बिहार में चली जाती है। ठीक है, और 2008 में जो है भारत सरकार गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। मतलब संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 108 में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की अवस्था को संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन जो है किस विधेयक पर नहीं हो सकता है? तो संविधान संशोधन पर और धन विधेयक पर, इन 2 मुद्दों पर जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। बाकी के सभी मुद्दों पर जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। इन 4 नामों में से कौन सा ऐसा नाम है जो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं राजा मानसिंह तोमर, तानसिंह, सदारंग, अदारंग और माल गुजारी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है माल गुजारी क्या है? तो माल गुर्जरी एक राग है। ठीक है, एक गायन राग है जो कि किसने शुरू किया था? तो राजा मानसिंह ने माल गुर्जरी राग को शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। लैंग्वेज इसकी बहुत कठिन होती है आर ओ में, लेकिन सिंपली पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, तो किस अनुसूची में 3 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 7वीं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है और सूची विषय कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत संविधान में जो है वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची तथा, ठीक है, तो कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। ठीक है, तो इसके बाद अनुसूची 7 जो है, इसमें जो है केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 7 में जो है 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि संघ सूची में जो है कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है, एक बार फिर से बता दें। तो संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो नौजवान सभा का सदस्य कौन नहीं थे आपको बताना है कि नौजवान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। तो यशपाल भी थे, भगत सिंह थे और छबील दास ये थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास,
यशपाल, जयपाल और गुरु राजगुरु थे, जबकि अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापक सुगमता को आकलित करता है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 2 सही नहीं है, ये कूट में दिया गया है। तो आपका सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको डायरेक्ट जो है इसमें व्याख्या देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन हो जाता है बी और सी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी है। याद कैसे कर सकते हैं? जा से जल हो जाएगा। और जल में कौन कौन से विटामिन है? जे सी बी। आप देखते हैं कि जो है JCB इस समय पर बहुत ज़ोरों शोरों से बाबा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे याद कर लेना, जल में CB। ठीक है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बस याद कराने के लिए मैंने आपको बताया है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से हैं? एडक, ऐसे याद करना, एडक, ADEK। ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो सी फंक ने दिया था 1911 ईस्वी में। और विटामिन जो है यह जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डाबसन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओजोन की सांद्रता को डाबसन से मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कब थे? तो 1929 में। ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसे क्या कहते हैं? एटक कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, बालकस झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आप सभी को ये मध्य पाषाणिक स्थलों के बारे में पता होगा और इनका लोकेशन किस राज्य में ये स्थित है, तभी आप इसका सही क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जो महदहा स्थान है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और लेखैया जो स्थान है यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। और पैसरा स्थान बिहार में है। और जबकि भीर बानपुर कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न देख लेंगे, पूरा प्रश्न देख लेंगे, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो स्थल है, मतलब ये स्थल है और जो है तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है, इनको आपको मैच कराना है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋषभ देव जैसे आपके कहाँ के हो जाएंगे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1-2 मैच कराएंगे, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद काकंदी से किसका संबंध हो जाएगा? तो सुभिनाथ दत्त का। ठीक है, सुविधि नाथ का। तो काकंदी से इनका हो जाएगा, यानी कि बी का 3rd से मैच हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाता है पभोसा से किसका संबंध हो जाएगा? तो पद्म प्रभु का। तो ये जो है इससे हो जाएंगे। इसके बाद आपका श्रावस्ती से कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको मैच में देख लेते हैं कहाँ से किसका संबंध होता है। तो श्रावस्ती से संबंध हो जाएगा संभवनाथ का, काकंदी से हो जाएगा सुविधिनाथ का, अयोध्या से हो जाएगा ऋषभनाथ का, और इसके बाद पभोसा का हो जाएगा पद्म प्रभु से। ठीक है, तो इनका जन्म यहाँ से हुआ था। और ये तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका करंट अफेयर से है कि किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था? तो इसमें जो है अलीगढ़ हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर है, इसे छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा आपका रीजनिंग वाला प्रश्न आ जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो लुप्त पद है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें ये दिया गया है इसके मतलब व्याख्या में कि 5 से 5 को जो है गुणा कर दिया है और 5 जोड़ दिया है, तो 25 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 जो है बाहर में हो रहा है और 5 को जो है 6 को 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30, यानी कि
6 का 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, और बाहर के अंकों को भी 2 को प्लस करेंगे, 1 को गुणा कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका वो देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसको कैसे किया गया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको रोक के भी वीडियो देख सकते हैं। हम आगे देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार पुस्तक की भाषा क्या है? तो राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में या बंगाली में? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फारसी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में राजा राम जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहन राय जी ने 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में व्याख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। अब देख लेते हैं लास्ट में थोड़ा सा इसमें व्याख्या। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जबकि जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन हैं। प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पूरा जो है आपको एक बार पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइड तथा अमोनिया के रूप में भी ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से जो है पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जो है बादशाह और उनके दीवान कौन थे? इसको आपको मैच कराना है कि अकबर के समय में अकबर के दीवान कौन थे। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में ये है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है आपको आंसर पर दिखा देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ वीडियो को एक बार जो पुराना क्वेश्चन था इसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो अकबर के समय में दीवान कौन थे? तो ये थे मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय में कौन थे? तो गियास बेग, एतमादुद्दौला। और शाहजहां के समय में कौन थे? तो सादुल्ला खान थे। और औरंगजेब के समय में कौन थे? तो असद खान थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्थान किस जगह पे है? तो निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। और भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में है। तो ये तो आपका सही हो जाता है। और राष्ट्रीय जैविक ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं। और पूछा गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? या गोरखपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान या लखनऊ में है। तो बाकी सब सही है, लेकिन ये सब्जी वाला गोरखपुर में नहीं है। ये कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, अब हम डायरेक्ट देखते हैं इसका विकल्प और तुरंत ही देख लेते हैं। कानपुर में क्या है? दलहन अनुसंधान। जैविक खेती कहाँ है? गाजियाबाद में। सब्जी वाला जो अनुसंधान संस्थान है तो ये कहाँ है? वाराणसी में। और गन्ना अनुसंधान यहाँ लखनऊ में है। ठीक है, प्रश्न है कि नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में अहमद नसर अल रईसी को चुना गया था। इनका संबंध किस देश से है? तो ये किस देश के हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हैं संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, इनके बारे में व्याख्या देखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट देखते हैं। इंटरपोल में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 195 सदस्य देश शामिल हैं। और यह जो है सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। और इसके बाद देखेंगे कि 2022 में इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो 90वीं बैठक हुई थी अपने नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंटरपोल का ये आप याद रखना, ये जो है पूछा जा सकता है। और इसके बाद 91वीं पूछे कहाँ पर हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो है 2023 में इंटरपोल की बैठक कहाँ हुई थी? तो 23वीं जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जबकि 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आलू। ठीक है, इसमें जो है एक्सप्लेनेशन देने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए हम आगे देख लेते हैं। 63 प्रश्न है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
यह व्यवस्था का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक है। नेक्स्ट है कि आपका यह उपभोक्ताओं तक पहुंचने को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है, आप पहले इसे समझेंगे, फिर आप एक बार फिर से जो है वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों कथन सही है। तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कार्य जो है वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया गया था तो बिल्कुल दोनों सही है। अब 64 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को जो है मोटे अनाजों के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया था। ठीक है, तो इसमें जो है व्याख्या देने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का जो हेडक्वार्टर खोला गया है कहाँ पे, तो आपने हैदराबाद में खोला गया है। अगर मोटे अनाज को देखना चाहेंगे तो इसमें मोटा अनाज हो जाता है आपका जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, कोदो, ये सभी जो है मोटे अनाज में आते हैं। प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो भूमध्य सागरीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो आपका सही जवाब आप देखेंगे कि जो है सदाबहार वृक्ष है ओक, चेस्टनट, जैतून, ये सभी सदाबहार वृक्ष हैं। जबकि जो आपका सागौन है यह कैसा वृक्ष है? तो यह उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, क्योंकि ये अपने जो है साल के एक सीजन में अपना जो है पत्ता गिरा देता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे। तो हमारा सही जवाब पहले क्या हो जाएगा? तो सागौन हो जाएगा। सागौन वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, बल्कि सागौन जो है उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। बाकी के ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का देखा जाए तो 50% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? तो 50% जो है पूरे भारत का सागौन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये सभी मैंग्रोव क्षेत्र है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, मतलब कौन सा क्षेत्र गोदावरी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोरिंगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो यह नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, आप यह याद रखेंगे। ठीक है, नासिक मतलब महाराष्ट्र से निकलती है। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो भारत में जो है सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन है। जबकि दूसरा कौन सा है? तो कोरिंगा है। ठीक है, जो आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो 1967 में बनाया गया था। ठीक है, और यह अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। ठीक है, और 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। ये आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ना हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय पर जो है इन दो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और वर्तमान जब उस समय पर मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को जो जो शक्तियाँ और जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो सभी जो है प्रधान न्यायाधीश को दिया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक रीजनिंग का सवाल है, आप इसे देख लेंगे और हम जो है डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था तो वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब आपको दिख रहा है, तो इसलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काला
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आप सभी को पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था तो आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था तो 1972 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर यह 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में। इसको डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं तो आप यहाँ से याद कर लेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में शुरू किया गया था। 71 प्रश्न है, इनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा है, यानी मिडिल ईस्ट का कौन सा इसमें से देश नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है मिडिल ईस्ट का देश कौन सा नहीं है। जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की। तो ये सभी देश जो है मिडिल ईस्ट के देश हैं, ठीक है। यानी कि जो अरब कंट्री है वो इस क्षेत्र के सभी देश हैं, ठीक है। तो इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कॉमन सभी को मिला होगा 1 नंबर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो जो ग्वादर बंदरगाह है और इसे बनाया किसने था, तो ग्वादर बंदरगाह को चीन ने बनाया था, ये आप याद रखेंगे। और यह जो है ग्वादर बंदरगाह के क्षेत्र में है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में या सिंध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी भी माना जाता है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो है ग्वादर बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अरब सागर के तट के किनारे स्थित बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, मतलब स्थापना की गई थी कहाँ पर, आगरा में, पटना में, कलकत्ता में, वाराणसी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कलकत्ता में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस जो पूछा था वही रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी जो है रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो 56 बार पड़ेगा। आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, मैंने आपको बस आपको दिख रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 75 है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ठीक है। इसके बारे में अगर देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, ठीक है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण है जैसे हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली, और तीसरा क्या हो जाता है, रॉकेट का, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो है स्मारक दिया गया है और उसको मतलब स्मारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इस बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे हो जाता है आपका अटाला देवी मस्जिद, इसको किसने बनवाया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। और अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। छोटा सोना मस्जिद, इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था वली मोहम्मद ने, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा हो जाता है, आपका सी हो जाता है कदम रसूल। कदम रसूल किसने बनवाया था, तो नुसरत शाह ने, यानी कि ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। और अदीना मस्जिद के पांडुआ किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था सिकंदर शाह ने। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं और एक बार पूरा फिर से एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो 77 क्वेश्चन है, ये भी जो है क्या है, रीजनिंग का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि वॉच, जैसे वॉच है तो वॉच को जो है 2 बार, जैसे W 20 पर होता है, A जो है 1 पर है, T 20 पर है, C 5 पर, C जो है 3 पर है, H जो है 8 पर है। तो इनका जो है अंक जितने स्थान पर है इसको जोड़ दिया। मान लीजिए इसका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 का डबल कर दिया। तो इसी तरह से टाइम का भी आपको डबल कर देना है। तो सही जवाब आपका आ जाएगा 94, ठीक है।
ये जो है उस प्रश्न का आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको सन पता है कि किस सन में कौन सी घटना घटी है तब आप इसको सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? तुकारोई का युद्ध। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही विकल्प देखेंगे तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या अगर देखना चाहेंगे तो आप व्याख्या देख सकते हैं कि मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो 1561 में हुआ था। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था। उड़ीसा पर ककरानी की विजय कब हुई थी? तो 1567 से 1568 के बीच हुई थी। और तुकारोई का युद्ध कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और वैसे यह जो है अगेन दोबारा पूछने की उम्मीद है, मतलब इसी तरह से, क्योंकि करंट अफेयर में भी एक प्रश्न इसी तरह से बना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति ने, मतलब नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब करी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2018 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मतलब होता है, एस्पिरेशनल मतलब होता है आकांक्षी, मतलब जो चाहते हैं कि हमारे ज़िले का विकास हो और अभी जो है उनका विकास नहीं हो पा रहा है, इसी को जो है क्या नाम दिया गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इसके बाद जो है इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों से जो है 115 जिलों की पहचान की गई है। गौरतलब यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर आधारित है। हमें जो है उनके विषयों के बारे में नहीं पढ़ना, बस हमें ये पढ़ना था कि जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भूटान ने दिसंबर 2021 में, यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो प्रदान किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। तो स्टूडेंट हमने 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, जो कि 25 से 27 मिनट में। ठीक है, तो अगर आप कल से बोलेंगे तो मैं जो है 60 से 70 क्वेश्चन ले आऊँगा। आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो वैसे PDF की कोई ज़रूरत है नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है जो इंपॉर्टेंट थे। तो कल फिर मिलेंगे अपने 81 प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया हो तो भी कमेंट में बता देना कि सर बहुत तेज़ पढ़ाए हो। कल से हम थोड़ा धीरे धीरे, और वीडियो अगर धीरे पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इतना आप सब मैनेज कर लेना, जिस तरह से आप बोलेंगे उसी तरह से हम पढ़ा देंगे। तो फिर कल